हाँ तो क्या ये चार्ज्ड है? हम्म। बाकी लोग इसकी बारात में आए? हाँ। हर्ष याद करके आया? क्या याद किया बोल। वेरी गुड। और बेटा तेरा तो मिक्स वेज बना दिया। इससे मिक्स वेज बनाया तो थोड़ी काम चलेगा। अभी मैं क्लास छोड़ूंगा ना, उसके बाद जाने से पहले 185 लिख के दिखाओगे सब मुझे। पर तुमने सुना मैंने क्या कहा? चलो कौन सा सेक्शन? बेटा ये 185 से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 188 एंड 186। पहला नंबर तो उन्हीं का है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो मान के चलो 80% चांस है या तो किस पे आएगा 188 पे या किस पे आएगा 186 पे। बाकी प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट हैं बट उनका वेटेज इतना नहीं जितना सबसे ज्यादा इन दो का है। ठीक है, स्टार्ट करें। हर्षिता बोल रही याद है पूछ लो, तो लिख के बता दे बेटा और क्या। नैन सबको आवाज आ रही है बेटा? अपने पार्ट पे देखो, यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। चलो क्या दिया है बेटा? नहीं आई आवाज? तो कंपनी अगर क्या देना चाहती है, लोन, या क्या करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट, या लोन के रिलेशनशिप में वही गारंटी और सिक्योरिटी देना चाहती है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 186। अरे यार लोन देने पर तो 185 भी लग रहा था, बट 185 लगता है जब लोन या गारंटी सिक्योरिटी किसको दी जाए, डायरेक्टर को। 185 कब लगता है बेटा? जब लोन या गारंटी सिक्योरिटी किसको दी जाए, डायरेक्टर को दी जाए। डायरेक्टर के अलावा अगर किसी पर्सन को कंपनी लोन देना चाहती है या उसने लोन किसी और से लिया है, कंपनी गारंटी सिक्योरिटी देना चाहती है, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में क्या करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो कौन सा सेक्शन लगता है, 186। 185 186 दोनों में लोन दे रहे हैं हम, बट 185 लोन किसको दे रहे हैं, डायरेक्टर्स को। तो बेटा 185 कब लगता है, जब लोन किसको दिया जा रहा है, डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर के अलावा अगर किसी को लोन देते हो तो कौन सा सेक्शन लगता है, गारंटी सिक्योरिटी अगर किसको देते हैं अपन, डायरेक्टर को, तो क्या लगता है 185। बट गारंटी सिक्योरिटी डायरेक्टर के अलावा किसी को दे रहे हो तो क्या लगता है बेटा 186। और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट तो 185 में था ही नहीं, इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड तो 185 में था ही नहीं, ये तो सीधे कहां दिया है, 186। तो कंपनी क्या करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स खरीद रही है, डिबेंचर्स खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसकी सिक्योरिटीज खरीदना चाहती है, तो कौन सा सेक्शन लग जाता है, 186। 186 को हम प्यार से LIGs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल मतलब लोन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गारंटी, एस मतलब सिक्योरिटी, LIGs। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमने बोल दिया कि कौन सा सेक्शन है हमारा जो, हाँ क्या हो गया ये, LIGs मतलब, ठीक है। अब बोले लोन का मतलब क्या होता है, तो बोले यार किसी को
मनी लैंड कर देना इस ऑब्जेक्ट से कि कुछ टाइम पीरियड बाद वो पैसा वापस दे देगा, विथ या विदाउट इंटरेस्ट। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कि मनी इज गिवन विथ एन इंटेंशन टू बी रिटर्न विथ और विदाउट इंटरेस्ट। यही लोन होता है कि हम किसी को क्या दे रहे हैं, पैसा, बट पैसा हमेशा के लिए नहीं दे दिया है, जितने टाइम पीरियड के लिए दिया है उसके बाद वो पैसा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, चाहे विथ इंटरेस्ट करे चाहे कैसे करे, विदाउट इंटरेस्ट, एज द केस में भी जैसा डिसाइड किया था अपन ने। क्या है समझ में अपने को? चल ये मैं समझाता हूं, है ना। फिर गारंटी सिक्योरिटी, अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, पुट मनी इनटू सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बोलो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ बेटा? हाँ, कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज के अंदर क्या लगाना, पैसा। जैसे रिलायंस कंपनी ने टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड क्या हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट, उसकी सिक्योरिटीज में मतलब शेयर्स में पैसा लगा दिया आपने, 1 करोड़ के शेयर खरीद लिए, वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। रिलायंस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर क्या है बेटा, गारंटी एंड सिक्योरिटीज। क्या है बेटा? तो गारंटी सिक्योरिटी हमने 185 में डिस्कस किया था कि भाई हम क्या दे रहे हैं, अंडरटेकिंग टू पे अ डेट ऑफ इन केस ऑफ हिज, कि भाई रिलायंस ने गारंटी दी थी मुकेश अंबानी के फेवर में कि अगर मुकेश अंबानी ने पैसा वापस तो हम करेंगे, वो क्या थी, गारंटी। ये रिलायंस ने अपनी असेट्स पर क्या क्रिएट की थी, सिक्योरिटी, कि मुकेश अंबानी ने अगर पैसा नहीं दिया हमारी असेट्स बेच कर ले लेना। तो 4 ट्रांजेक्शन हो गए LIGs। कितने ट्रांजेक्शन होगा बेटा, 4। कौन कौन से, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। सब है ना, कंपनी दे रही है, कंपनी को मिल नहीं रहा है, कंपनी लोन ले नहीं रही है, कंपनी गारंटी सिक्योरिटी ले नहीं रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा है। ठीक है, यह आया समझ में? चलो अब सबसेक्शन 1 बेसिकली लेयरिंग से रिलेटेड है। सबसेक्शन 1 किससे रिलेटेड है, एंड सबसेक्शन 2 से लेकर 13 तक के जो प्रोविजन है उसका सबसेक्शन 1 से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट मेन प्रोविजन सबसेक्शन 2 से ही है ना। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं कहां से, सबसेक्शन 2 से। अपन 186 स्टार्ट करते हैं बेटा, कहां से, सबसेक्शन 2 से। करूं स्टार्ट में? अब 186 पढ़ने के पर्पज से हम प्रोविजन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब कौन सी कंपनी पर 186 के प्रोविजन लगेंगे, पब्लिक पर, प्राइवेट पर, लिस्टेड पर, अनलिस्टेड पर। तो बोले यार सारी कंपनी पे लगेंगे प्रोविजन, यार प्राइवेट हो पब्लिक हो, अगर वो LIGs वाले ट्रांजेक्शन कर रही हैं तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 186। सारी कंपनीज पे लगता 186, बोले हो सारी कंपनीज पे लगता। एक्सेप्शंस हैं, है ना, सबसेक्शन 11 में कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे कि एक्सेप्शनली केसेस में इन कंपनी पर प्रोविजन नहीं लग रहा है, बट ऑर्डिनरीली तो मान के चलो सारी कंपनीज पे लग रहा है। दूसरा हमारा हेडिंग है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब अरे यार कौन सा ट्रांजेक्शन करूं कि क्या लग जाएगा 186। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में तो ये 4 है ना, कौन कौन सा, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। लेना कि देना, देना, लेने पर नहीं लग रहे हैं, देने पर। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में ही 4 हो गया। तीसरा, किसके साथ ट्रांजेक्शन करूं तो 186 लगेगा, क्योंकि यार लोन का एक सेक्शन 185 भी है, बट वो स्पेसिफिक सेक्शन है, डायरेक्टर को दो तभी लगता है, गारंटी सिक्योरिटी भी डायरेक्टर को दो तभी लगती है। तो बोले यहां क्या हो जाएगा, बोले कोई भी पर्सन डायरेक्टर को छोड़कर, कोई भी पर्सन किसको छोड़कर, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन किसके साथ है तो क्या लग जाएगा, क्या नहीं लगेगा, 186। एंड चौथा,
अगर सेक्शन एप्लीकेबल हो गया तो मेरे को प्रोविजंस क्या कंप्लाई करना है, ये 4 हेडिंग पढ़ते हैं अपन। पहला एप्लीकेबिलिटी कि 186 किस पे लगेगा, दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन पे लगेगा, तीसरा पार्टीज किसके साथ ट्रांजैक्शन करूं, मतलब किसको लोन दूं तब लगेगा, एंड चौथा अगर सेक्शन लग गया तो मुझे क्या प्रोविजंस कंप्लाई करने। क्लियर है? एक बार बोल के बता दो कौन कौन से हेडिंग में पढ़ रहे हैं अपन। एप्लीकेबिलिटी मतलब वेरी गुड, है ना, सारी कंपनी पे लगता है, बट एक्सेप्शंस दिए कहां, सबसेक्शन 11 में। फिर दूसरा क्या, मतलब हाँ कि कंपनी ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन करे कि लग जाएगा। कंपनी प्रॉपर्टी बेच रही है तो लग जाएगा क्या, नहीं। खरीद रही है तो लग जाएगा क्या, नहीं। लोन ले रही है तो लग जाएगा क्या, नहीं। लोन देने पे लगता, लेने पे नहीं लगता। बोले किसके साथ ट्रांजैक्शन करे तब लगेगा, और लास्ट अगर क्या लग गया सेक्शन, तो क्या प्रोविजंस कंप्लाई करने। करूं चालू मैं, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट तो खत्म हो गया बेटा हमारा। किस किस पे लग रहा है सेक्शन, सारी, प्राइवेट पब्लिक सब पे। कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे हमें कहां, 186 11 में, वो देखते हैं, है ना। अब ये LIG की डिटेल देखते हैं। तो पहला, कंपनी इज गिविंग लोन, पहला ट्रांजैक्शन कब लगेगा, कंपनी इज प्रोवाइडिंग लोन, मेकिंग लोन, मेक वर्ड भी यूज होता है, किसको, बोले किसी भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट को, BC मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। किसको लोन दे रही कंपनी, बोले किसी भी पर्सन को या बॉडी कॉर्पोरेट को। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कंपनी इज टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, जल्दी बोलो, कंपनी इज मेकिंग लोन टू या प्रोवाइडिंग गारंटी और सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और, अरे ये क्या है, ये मतलब ऊपर वाला हो गया ना, क्या बोलते क्या है इसको, मेरे को भी याद नहीं है। हाँ हाँ वही वही सुन, तो क्या बोला अपन ने, तो एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, या कंपनी क्या कर रही है, ये लोन हो गया, गारंटी सिक्योरिटी, कंपनी क्या कर रही है अब, इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी एक्वायर कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, चाहे परचेस करके, चाहे सब्सक्राइब करके, या अदरवाइज। कंपनी इज बाय वे ऑफ परचेस और सब्सक्रिप्शन और सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, सॉरी सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पर्सन नहीं है। ऊपर दोनों जगह कौन कौन है, पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, यहां केवल कौन है, अरे यार आप और मैं शेयर्स इशू कर सकते हैं क्या, सिक्योरिटीज केवल कौन इशू करती है, बॉडी कॉर्पोरेट, इसलिए लिखा है। बट हाँ आप और मैं लोन ले सकते हैं, आप और मैं गारंटी सिक्योरिटी ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम क्या पढ़ा हमने, कंपनी इज और बॉडी कॉर्पोरेट, वेरी गुड, और प्रोवाइडिंग, और हाँ इन कनेक्शन विथ एनी लोन ऑब्टेन्ड बाय एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, या एक्वायरिंग बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी। बोले यार परचेस और सब्सक्राइब अलग अलग क्या है, परचेस वर्ड जब आता है तो मार्केट से शेयर खरीदे जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा, मार्केट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स लिए जाते हैं, प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स लिए जाते हैं, वहां शेयर सब्सक्राइब होता है। जब हम कंपनी से डायरेक्टली शेयर लेते हैं तो उसे सब्सक्राइब करना कहते हैं, और जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते हैं दैट इज परचेस। यह आया समझ में, है ना। सब्सक्राइब मतलब डायरेक्टली किससे शेयर लेना, कंपनी से, कौन सा मार्केट, प्राइमरी मार्केट। परचेस मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर लेना, कहां से, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से। यह आया समझ में, हाँ।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? कोई भी कंपनी ना तो डायरेक्टली ना क्या देगी, गिव लोन टू। अरे बेटा वो जो चार्ट बना रखा था उसी का अपन डिटेल पढ़ रहे हैं ना, लॉ की लैंग्वेज से फेमिलियर होना जरूरी है ना, समझा मैंने दिया, पढ़ते हैं यहां से एक बार, याद भी करेंगे। तो क्या बोला? नो कंपनी शेल गिव एनी, किसको? या गिव एनी और प्रोवाइड एनी इन कनेक्शन विथ लोन टू एनी या एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेस और ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा लोन और गारंटी सिक्योरिटी में पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों हैं, यहां केवल क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। लॉजिक समझ में आया ना? क्योंकि नॉर्मल पर्सन या नेचुरल पर्सन शेयर्स और डिबेंचर इशू कर ही नहीं सकता है, सिक्योरिटीज की कैटेगरी में बॉडी कॉर्पोरेट ही कर सकती है ना। अब ये बोल रहा है कि कंपनी अगर ये वाले ट्रांजैक्शन करना चाहती है तो फिर है ना उसके लिए प्रोविजन क्या है। हमने बोला ना अब अगर सेक्शन लग गया तो प्रोविजन क्या है, तो बोला है आप ये देखो क्या ट्रांजैक्शन लिमिट में है या लिमिट के बाहर है। अगर ट्रांजैक्शन लिमिट में है तो ये प्रोविजन कंप्लाई करना है, अगर ट्रांजैक्शन लिमिट के बाहर है तो ये प्रोविजन कंप्लाई करना है। पहले तो अपन लिमिट ही देखें। तो कंपनी जो लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटीज देना चाहती है, सब मिलाकर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और स्पा। पीएफएस क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और स्पा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो डायरेक्टली अपन पीएफएस बोलते हैं उसको। तो 60% ऑफ पीएफएस तक ले सकती है, बोलो दे सकती है, सॉरी क्या, 60% ऑफ पीएफएस तक दे सकती है, या 100% ऑफ एफएस। एफ मतलब फ्री रिजर्व, एस मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दोनों में से जो भी ज्यादा है वहां तक दे सकती है। तो मुझे कंपनी की पेड अप कैपिटल चाहिए, कंपनी का फ्री रिजर्व चाहिए, कंपनी की सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट चाहिए। एंड इस पर अकाउंट्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस शीट दी जाती है आपको ये तीनों चीजें निकालकर कैलकुलेटर की मदद से 60% कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वैसे नहीं निकलता अपने से, कैलकुलेटर तो चाहिए होता है। और फिर एफएस का 100% निकालने के लिए भी अपने को कैलकुलेटर चाहिए होता है, वैसे तो निकलता नहीं अपने से, है ना। फिर दोनों को हायर देखने के लिए कैलकुलेटर चाहिए क्या? चाहिए हो सकता है तुमको, बट ठीक है कंपेयर कर लेना इतना तो। ये आया समझ में अपने को? तो इस पे बिल्कुल बैलेंस शीट दी जाती है, बैलेंस शीट में आप पेड अप कैपिटल ढूंढो, फ्री रिजर्व निकालो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट निकालो, तीनों का टोटल करो, उसका 60% निकालो। एंड फ्री रिजर्व का कितना निकालो, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का 100%, दोनों में से जो वो आपकी लिमिट है उसके अंदर कर रहे हो क्या? हाँ, तो आप विद इन द लिमिट हो। उसके बाहर कर रहा हूं क्या? हाँ, तो आप आउटसाइड द लिमिट हो। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, है ना। पहले एक थोड़ी सी थ्योरी देख लें, फिर प्रैक्टिकल करते हैं इसका अपन। ये आया समझ में? लिमिट कितनी बोलो बेटा? विद इन 60% ऑफ पीएफएस और विच एवर इज हायर। तो मान लो विच एवर इज हायर आया अगर 90 करोड़, कितना आया? तो 90 करोड़ से कम का ट्रांजेक्शन है तो लिमिट के अंदर है, और अगर ट्रांजैक्शन लिमिट के अंदर है तो केवल अप्रूवल लगती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं लगती। किसकी अप्रूवल लगती है बेटा? बोर्ड मीटिंग में लगती है। मतलब कैसे नहीं लगती है? आरबीसी से नहीं। आरबीसी क्या था? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब घर बैठे बैठे डिसीजन, मीटिंग में अकेले डिसीजन। एंड डिसीजन में भी मजेदार चीज है, क्या लिखा है? कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग की परमिशन चाहिए मुझे। किसकी परमिशन चाहिए बेटा? हाँ, मतलब मेजोरिटी नहीं चाहिए, जितने डायरेक्टर मीटिंग में आए थे कितने, सबकी कंसेंट चाहिए। तो अगर मुझे एलआईजी का ट्रांजैक्शन करना है और ट्रांजैक्शन लिमिट के अंदर है तो पहले मैं बोर्ड मीटिंग कॉल करूंगा,
उसमें जितने डायरेक्टर आए सबकी कंसेंट ले लूंगा। सबने अगर मुझे क्या कर दिया है यस, तो मैं वो ट्रांजेक्शन कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? वापस से, अगर ट्रांजेक्शन काय में है लिमिट में, तो तीन चीजें ध्यान रखनी। पहला किसके अप्रूवल? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा कहां पर? बोर्ड मीटिंग में। कैसे नहीं? आरबीसी से नहीं। तीसरा, जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में आए थे सबकी कंसेंट लगेगी। यह आया समझ में अपने को? बोलो। जैसे कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर हैं, कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं? अब मुझे विद इन द लिमिट ट्रांजेक्शन करना है, तो मैंने क्या बुलाई? बोर्ड मीटिंग। क्या बुलाई बेटा? क्योंकि मैं डिसीजन कैसे नहीं ले सकता हूं? बोर्ड मीटिंग में सपोज 15 डायरेक्टर आए, कितने आए हैं? 14 यस कह रहे हैं, एक नो कह रहा है। क्या अप्रूवल मिल गई? नहीं। कितने डायरेक्टर आए थे? 15 की कंसेंट चाहिए। 14 यस कह रहे हैं। 14 क्या कह रहे हैं बेटा? एक न्यूट्रल है, ना यस कह रहा है ना नो, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है क्या करूं। उसकी गाड़ी गियर में नहीं आ रही है, न्यूट्रल चल रहा है, क्लच प्लेट खराब हो गई है। तो कितने डायरेक्टर हैं? उसमें से कितने हां कर रहे हैं? एक ना तो हां कह रहा है ना 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 फेवर में बोल रहा है ना अगेंस्ट, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। क्या हो जाएगा? नहीं। कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट। कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है? मुझे 15 की कंसेंट चाहिए। शब्दों पे जाओ, कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट। कितने प्रेजेंट है? 15 की कंसेंट चाहिए। कितने डायरेक्टर है कंपनी में? 15। आए कितने? 10। मीटिंग में आए कितने हैं? 10 के 10 यस कह रहे हैं, चलेगा। भले ही कंपनी में डायरेक्टर कितने हैं, मेरे को तो ये देखना मीटिंग में कितना है। मीटिंग में कितना है? 10। सबकी यस चाहिए। 10 के 10 हाँ कह रहे हैं, हाउ, चलेगा। डे फर्स्ट जब अपन ने कंपनी लॉ चालू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन हमेशा ऑर्डिनरी मेजोरिटी वाला होता है। लेकिन 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट चाहिए। उसमें सबसे पहला था 186, वही 186 पढ़ रहे हैं अपन। नॉर्मली अगर 15 डायरेक्टर हैं तो 8 की कंसेंट चाहिए होती मेजोरिटी। यहां नहीं, मुझे कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। ये वर्ड समझ में आ गया? क्या लिखा बोलो? वो भी कहां पर, कैसे नहीं? ठीक है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन लिमिट के बाहर है, लिमिट कितनी थी? मान लो ट्रांजैक्शन 95 करोड़ का है, कितने का है? मतलब लिमिट से। तो ऐसी सिचुएशन में पहले बोर्ड मीटिंग में, मतलब ये काम तो मेरे को फिर भी करना है, चाहे लिमिट के अंदर हो लिमिट के बाहर हो। मतलब क्या कॉल करूंगा? बोर्ड मीटिंग। उसमें कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट की परमिशन ले लूंगा। उसके बाद जनरल मीटिंग कॉल करके शेयर होल्डर की भी अप्रूवल लूंगा, है ना? तो बोर्ड, अच्छा, इसे यूनेनिमस कंसेंट कहा जाता है नॉर्मली। यूनेनिमस मतलब सर्वसहमति। बट यूनेनिमस लिखना मत, समझाने के लिए ठीक है, लिखना यही है। क्या? याद भी यही करना, याद भी यही करना। समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? सर्वसहमति। सर्वसहमति मतलब सबकी हां चाहिए। या आया समझ में? तो ट्रांजैक्शन चाहे लिमिट में हो या लिमिट के बाहर, पहले बोर्ड मीटिंग में सबकी कंसेंट लूंगा, और अगर लिमिट के बाहर है तो फिर मैं शेयर होल्डर की और कंसेंट ले लूंगा। क्या पास करके? स्पेशल रिजोल्यूशन। समझ में आया? बोलो। चल, RIL है, कौन सी कंपनी बेटा? है ना? उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है सपोज 100 करोड़। कितनी है बेटा? फ्री रिजर्व है 300 करोड़। कितना है? और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है कितना?
200 करोड़। कितना है बेटा? अब रिलायंस कंपनी जो है, कौन सी कंपनी है बेटा जो ये लोन देना चाहती है? क्या देना चाहती है? किसको? शर्मा जी को। किसको? शर्मा जी कंपनी के क्या नहीं है? डायरेक्टर। शर्मा जी कंपनी के क्या नहीं है? कितने का लोन देना है? 50 करोड़ का। कितने का लोन देना है? तो क्या 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन बोर्ड अप्रूवल से हो जाएगा या शेयर होल्डर की भी अप्रूवल चाहिए? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अदरवाइज मैं बोलूं, क्या 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है? तो अपन सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। तो क्या बोला है? कंपनी कितना दे सकती है? 60% ऑफ PFS। इतना ब्रीफ में नहीं लिखना जैसा मैं लिख रहा हूं। पहले एक बार अपन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना वो देखते हैं, फिर लिखना तो पूरा ही है ना। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी? 100। फ्री रिजर्व कितना? 300। और ये कितना, मतलब कितना हो गया? 600 करोड़। इसका कितना परसेंट निकाला? कितना आया? 360 करोड़। या दूसरा क्या बोला? 100% ऑफ FS। फ्री रिजर्व कितना है? 300। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 200, मिलाकर कितना हुआ? 500। इसका कितना परसेंट? 100%। कितना? दोनों में से ज्यादा क्या? बोलो। 500 और 360 में से ज्यादा क्या? तो मेरी लिमिट कितनी है? 500 करोड़ की। लिमिट कितनी है? मैं पहला ट्रांजैक्शन कितने का कर रहा हूं? 50 करोड़ का। ये लिमिट के अंदर है कि बाहर है? लिमिट के अंदर है। तो पहली कंडीशन, बोर्ड मीटिंग कॉल करो। बोर्ड मीटिंग में कौन आएंगे? सारे जितने डायरेक्टर आए हैं सबकी कंसेंट लो। और ये काम कैसे ना करूं? ठीक है। क्या मुझे शेयर होल्डर की परमिशन लेना है? नहीं। ठीक। फिर कंपनी ने क्या किया? बोले 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। टाटा मोटर्स लिमिटेड में 300 करोड़ के क्या खरीद लिए बेटा? शेयर्स। ट्रांजैक्शन लिमिट में लिमिट के बाहर है। तो क्या करूं? के लिए लिमिट कितनी मेरी? तो लिमिट के अंदर है कि बाहर है? तो क्या करूं? पहले बोर्ड मीटिंग बुलाऊं। कैसे नहीं लूं डिसीजन? बोर्ड मीटिंग में कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट। बस। आगे की कंडीशन बहुत सारी अभी वो भी देखनी, बट बेसिक तो यही है। यह है समझ में अपने को? बोलो। चलो फिर कंपनी क्या कर रही है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के फेवर में 200 करोड़ की क्या दे रही है? गारंटी। कितने की गारंटी दे रही है? ABC लिमिटेड के फेवर में कितने करोड़ की गारंटी दे रही है? ट्रांजैक्शन लिमिट में लिमिट के बाहर है। हाँ, तो हमेशा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं देखना है। जो ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी कर चुका हूं, जो ट्रांजैक्शन में ये क्या है? ऑलरेडी डन। ये क्या है? प्रपोज टू बी डन। अरे सेम चीज 180(1)(c) में बताई थी ना, जब बोरोइंग कर रहे थे अपन, कि ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी डन एंड ऑलरेडी डन, दोनों को मिलाकर लिमिट देखते हैं। यहां पर भी यही। तो देखा जाए तो 50, 300 और 200, ये 200 के ट्रांजैक्शन के बाद मैं कितने का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं? टोटल 5.5। इंडिविजुअली ये ट्रांजैक्शन कितने का है? 200 का। बट इंडिविजुअल नहीं देखना। उसके पहले कितने करे थे? 350। तो 350 प्लस 200 मिलाकर टोटल ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं? मेरी लिमिट कितने की है? मतलब अब ये लिमिट से सबसे पहले क्या कॉल करूंगा? कैसे नहीं लूंगा डिसीजन? बोर्ड मीटिंग में किसकी कंसेंट लूंगा? कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट। यह है समझ में अपने को? एंड फिर क्या कॉल करनी है? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में क्या पास करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब फेवर के वोट अगेंस्ट के वोट के 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। फेवर के वोट, हर्षिता क्या बोल रही है?
300 के है ना, 500 क्यों लिया? 500 तो बेटा ओवरऑल लिमिट है ना हमारी, ये हमारी लिमिट है। और हमेशा सारे ट्रांजेक्शन का टोटल करना अपने को, तो सारे ट्रांजेक्शन का टोटल किया तो 550 आया, और लिमिट 500 की है, मतलब लिमिट क्या हो रही है, क्रॉस। यह आया समझ में अपने को? बोलो। चल, फिर कंपनी ने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का। कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म में क्या करना चाहती है, हाँ, उसकी पार्टनर बन गई है, कितने का, 100 करोड़ का। तो ट्रांजैक्शन लिमिट में एक लिमिट के बाहर है, फ्री रिजर्व 300 है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी तो लेना है, एफ लिखा ना, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो फ्री रिजर्व 300 का, 200 का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो 500 आया। चले, तो फर्म कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फर्म में 100 करोड़ का। ट्रांजैक्शन लिमिट में, लिमिट के बाहर है, तो तुम्हारी बत्ती कहां जल रही हो? तो उसने बोला तो तुम सोचने लग गए ऐसा। अरे भैया, इन्वेस्टमेंट बॉडी कॉर्पोरेट में होना चाहिए ना, पार्टनरशिप फर्म क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? तो पागलों जैसी बात क्यों करो, बोलो ना। इंटेंशनली पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में गलत नहीं करें, यहां कर लें इसलिए। बार बार बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट किसमें करना है? क्या फर्म बॉडी कॉर्पोरेट होती है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो। तो इस पे तो 186 लगना ही नहीं है, इस पर 186 179 लगेगा, 179 सबसेक्शन 3, ये नहीं लगेगा। चलो, फिर क्या बोला कि हम एक एलएलपी के अंदर, किसके अंदर, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट में, लिमिट के बाहर है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कितने के हैं, और मैं 100 का और कर रहा हूं, टोटल कितने हो जाएंगे। मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं देखना है, पुराने पाप और नया जो कर रहे हो मिलाकर लिमिट के बाहर है तो सेक्शन लग जाएगा। एलएलपी क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी क्या होती है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 186 लग जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, पक्का? फिर क्या, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, हाँ हाँ, बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे। डिसीजन कैसे नहीं लेंगे, आरबीसी से। फिर जनरल मीटिंग में एसआर पास करके अप्रूवल ले लेंगे, ट्रांजैक्शन कर देंगे। यह है समझ में? बोलो। चलो, फिर ये टाटा मोटर्स लिमिटेड में जो 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, वो कंपनी ने क्या कर दिया, सेल। ये टाटा मोटर्स लिमिटेड में 300 करोड़ का क्या था, जो वो कंपनी ने क्या कर दिया, तो ट्रांजैक्शन लिमिट के अंदर है, बाहर है? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, हमने, अच्छा सेल किया तो क्या, सब्सक्राइब किया है, परचेस किया है, एक्वायर किया है, एक्विजिशन पे लगता है, सेल पे नहीं लगता है, तो इस पे लगेगा ही नहीं है। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? आंसर नहीं करेगा, है ना? क्या, अब वर्मा जी हैं, उन्हें 50 करोड़ की गारंटी देना है। बोलो किसको? अबे तुम तो बोलो, वर्मा जी को 50 करोड़ की क्या देना है? ट्रांजैक्शन लिमिट में, लिमिट के बाहर है? अरे लिमिट पहले 186 लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बता दो। चलो, लगेगा ना। इन्वेस्टमेंट केवल बॉडी कॉर्पोरेट में, लोन गारंटी सिक्योरिटी तो एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। अरे मैं ये को टाइम पास के लिए थोड़ी लिख रखा है, गोला बना रहा हूं बार बार, इस पे बंदी हो गया। ये क्या लिखा है, लोन एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट गारंटी से, ये क्या, ये इसका मतलब क्या होता, ऊपर लिखा हुआ? अरे ये 11 नहीं लिखा है, इसका मतलब
केवल बॉडी कॉर्पोरेट में एक्विजिशन के टाइम केवल बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ, तो ट्रांजैक्शन लिमिट में बाहर है, लिमिट के अंदर है कि लिमिट के बाहर है? अरे लिमिट के अंदर है, लिमिट के बाहर है? हाँ बोल। 650 में से 300 तो मैंने बेच दिए ना, तो अब एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन 350 के बचे ना, और मैं 50 का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो 350 और 50 मिलाकर कितने हुए? मेरी लिमिट कितनी है? मजाक नहीं कर रहे हो तुम, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, हलवा नहीं है। बट हाँ बहुत सिंपल है, दिमाग लगाना पड़ता। मैंने उसको ये सेक्शन घर पे नहीं पढ़ाया, तुम्हारे सामने ही पढ़ाया बिठा के। घर पे तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ता मेरे से, यहां मजबूरी है तो पढ़ लेता है। तो जब साथ में सब पढ़ रहे हैं तो क्यों तुम दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? बोलो उसके सर पे सींग है, बोलो बोलो। अच्छा दिखे ही नहीं तुमको, पूछ दिखा दे भाई तेरी। अरे सही में देखनी तुमको। ये समझ में आया क्या? तो बेटा ट्रांजैक्शन तो कम ज्यादा होते रहते ना, लिमिट भी कम ज्यादा होती रहेगी। फिर ये एक बार की लिमिट नहीं हो गई 500। बोले क्या मतलब? बोले मैंने 50 करोड़ के और शेयर इशू कर दिए तो मेरी लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 550 हो सकती। या मेरा नेक्स्ट टाइम फ्री रिजर्व बढ़ गया तो नेक्स्ट टाइम फिर लिमिट चेंज हो जाएगी मेरी अपने आप ही। आप समझे मेरी बात? भाई ये तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर क्वेश्चन समझने के लिए हमने इतना ले लिया। मान लो 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट में ये है, बट हो सकता है 31 मार्च 26 की बैलेंस शीट में मेरे फ्री रिजर्व 300 से बढ़कर कितने हो गए? 400। तो 400 और 200 कितना हो गया? 600 की लिमिट हो जाएगी भाई। ये प्रैक्टिकली देखने के लिए बताया, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही साल की बैलेंस शीट मिलेगी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो अपने को हर बार हम क्या बोलते हैं, ये बैलेंस शीट ये पीएफएस काय में से लेते हैं? लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में से। अगले साल की बैलेंस शीट में क्या होगा मुझे क्या मालूम? हो सकता है अगले साल की बैलेंस शीट में लॉस हो और मेरा फ्री रिजर्व कम हो जाए, कुछ भी हो सकता। हर साल लिमिट देखनी पड़ती। अब आया कि नहीं आया? क्या आया बोलो प्रीतम, बोल। हाँ मतलब हर साल देखनी पड़ती है यार, समझ ही नहीं रहा तू। मतलब हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ तो हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नया ट्रांजैक्शन जब करेंगे तब प्रोविजन कंप्लाई करेंगे, ठीक है? अलग से वापस से एसआर पास करने की नीड नहीं है उसके अंदर, ठीक है? चलो लिमिट के अंदर लिमिट के बाहर समझ में आ गया। लिमिट के अंदर है तो केवल किसकी अप्रूवल? कहां पर, कैसे नहीं, और कंसेंट भी कौन सी चाहिए? हाँ लिमिट के बाहर है तो एडिशनली एसआर भी पास कर ले। क्या समझ में आया? फिर बोल रहे हैं भले ही ट्रांजैक्शन लिमिट के बाहर हो बट एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है? अगर होल्डिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? अपनी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी को चाहे लोन दे, चाहे गारंटी सिक्योरिटी, या क्या करे, इन्वेस्टमेंट, वापस से क्या पास करने की नीड नहीं है? मतलब बाकी प्रोविजन कंप्लाई करना है, बाकी प्रोविजन कंप्लाई करना है, केवल क्या पास करने की नीड नहीं है? ऐसा। कब नहीं है? अगर हम कौन सी कंपनी को अपनी या तो क्या दें, लोन, क्या दें, क्या करें, इन्वेस्टमेंट। होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है? हाँ जिसमें 100% होल्डिंग किसकी होती है? होल्डिंग कंपनी की। तो जैसे कौन सी कंपनी है? आरआईएल, कौन सी कंपनी बेटा? और एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसके 100% वोटिंग राइट किसके पास है? तो आरआईएल अगर उसको क्या दे रही है?
क्या दे रही है, क्या कर रही है? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड की अप्रूवल लगेगी, बट एसआर पास करने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा सेक्शन नहीं लगेगा, मैं केवल ये बोल रहा हूं एसआर पास करने की नीड नहीं, बाकी सारे काम करने पड़े। या हमारा जेवी है, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर है ना, हमारा क्या है बेटा, जेवी है। जेवी मतलब क्या? तो ऐसी सिचुएशन में जॉइंट वेंचर को लोन दे या तो भी क्या पास करने की नीड नहीं है, ऐसा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हो जाएगी नीड। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा यहां, केवल क्या लिखा है, लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटीज। ये आया समझ में अपने को? बोलो। बोले यार डिस्क्लोजर देना यार। बोले क्या? बोले वो बैलेंस शीट बनाएगा ना तू। क्या बनाएगा अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट पी एंड एल। तो बोले उसमें डिटेल बताना पूरी, ठीक है? बैलेंस शीट में आएगा, पी एंड एल में आएगा? अरे पी एंड एल की डेबिट साइड में आएगा ना, LIG बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आएगा। बैलेंस शीट में डेबिट साइड तो लाइबिलिटीज में लिखोगे ना। अच्छा, आप समझ में आ गया तुमको क्या सेट में लिखेंगे? या आया समझ में? पहले किसकी अप्रूवल? बोर्ड की। कहां पर? कैसे नहीं? फिर कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर। फिर अगर लिमिट से तो तीसरा ये चेक करो, अदरवाइज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी अप्रूवल लगेगी। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो पीएफआई, पीएफआई बोले तो की भी अप्रूवल लगेगी। मतलब तीसरी अप्रूवल किसकी लगेगी? बट अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी तो। बोले क्या मतलब? जैसे एसबीआई है, कौन है बेटा? हमारी कंपनी तो कौन सी है? RIL। उसने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन ले रखा है। मतलब क्या कर रखी है? 186 में अपन लेंडिंग करते हैं, मतलब हम खुद ने क्या ले रखी है? बोरोइंग। किससे बेटा? तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने क्या ले रखा है? लोन। और हम दूसरों को लोन बांट रहे हैं, हम खुद लोन पे चल रहे हैं, और हम मतलब रिलायंस ने खुद ने लोन ले रखा है किससे? और वो शर्मा जी, वर्मा जी, ये लिमिटेड, वो लिमिटेड, उनको लोन बांट रही है। बोले बांट ले। लेकिन अगर आपने पीएफआई से क्या ले रखा है, और पीएफआई के लोन के रीपेमेंट में आपने डिफॉल्ट कर रखा है। आपने किससे लोन लिया और उसका पेमेंट तो आप कर नहीं रहे हो, उसके तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पेमेंट में आपने क्या कर रखा है? डिफॉल्ट। नहीं समझे? अब खुद का लोन पे हो नहीं रहा है, दूसरे को बांटते फिर रहे हो। अगर तेरे पास ज्यादा पैसा है तो पहले अपना ऑब्लिगेशन पूरे करना। नहीं, अगर तेरे पास ज्यादा पैसा है तो क्या, अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर पहले, फिर बात करेंगे अपन। तो अगर कंपनी ने खुद लोन ले रखे हैं पीएफआई से, जिनके रीपेमेंट में कंपनी ने क्या किया है? डिफॉल्ट। काहे के रीपेमेंट में? इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रीपेमेंट में। एंड मतलब दोनों कंडीशन कंप्लाई करना है, एक नहीं। एंड मतलब एक नहीं। दूसरी कंडीशन क्या? बोले कंपनी RIL जो LIG का ट्रांजैक्शन कर रही है वो लिमिट के बाहर है। अपनी लिमिट कितनी थी? 500 करोड़। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सपोज कितने का हो रहा है? 600 करोड़। लिमिट के बाहर हो गया। बोले चेक कर ले, पीएफआई से लोन लिया था? बोले हाँ लिया था। उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइमली पे हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो फिर दे दे। बट अगर पीएफआई से लोन लिया था और उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइमली पे
तो फिर LIG का या 186 का कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको PFI की भी प्रायर अप्रूवल लगेगी। लॉजिकल चीज है यार, उनका लोन तुम रीपे नहीं कर रहे हो, दूसरों को बांटते फिर रहे हो, ये कौन सी बदतमीजी है? अपने को खुद कुछ नहीं आ रहा है, दूसरों को पढ़ाते फिर रहे। अब क्या पढ़ा रहे जब तेरे को खुद कुछ नहीं आता तो तेरे पास पैसे है ना, तो पहले अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर ले यार, अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर ले, बढ़िया रहेगा दूसरों को बांटने से अच्छा। ये लॉजिक है इस प्रोविजन के पीछे। तो क्या कहा है अपने को कि हमें अप्रूवल लगेगी किसकी? अगर हमने PFI से क्या लिया है और जो हम काय का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो लिमिट से, एंड वी हैव मेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोले यार उससे भी पूछ, प्रायर अप्रूवल लगेगी? प्रायर मतलब ट्रांजैक्शन करने से पहले पूछना पड़े, फिर ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओ। तो बोर्ड की अप्रूवल हर केस में लगेगी, शेयर होल्डर की अप्रूवल केवल लिमिट क्रॉस करने पे लगेगी, PFI की अप्रूवल लिमिट क्रॉस एज वेल एज डिफॉल्ट किया है तो लगेगी। बोलो, बोर्ड की अप्रूवल हर केस में लगेगी, शेयर होल्डर की अप्रूवल लिमिट क्रॉस करने, PFI की अप्रूवल लिमिट क्रॉस एज वेल एज डिफॉल्ट कर रखा है तो लगेगी। मान लो लिमिट क्रॉस हो रखी है बट आपने कोई डिफॉल्ट, तो क्यों पूछूं मैं तेरे से? तेरे को तेरा पेमेंट टाइमली मिल रहा है, दिमाग खराब मत कर, निकल, मेरा बिजनेस है, जो करना हो करूंगा, तेरे को तेरा पैसा मिल रहा है, खत्म। समझ में आया? बोलो। चलो एक बार यहां तक रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है बोलो? गिव एनी और गिव एनी और एक्वायर एनी सिक्योरिटी बाय वे ऑफ अदर exceeding 60% of or 100% of whichever is higher। ठीक है, फिर ये लिखा ना किसी भी पर्सन को दे, बोले पर्सन में उसको इंक्लूड नहीं किया है जो कंपनी के कायम में है एम्प्लॉयमेंट, पर्सन में उसको इंक्लूड नहीं किया है जो कंपनी के कायम में है बेटा एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड बताना रह गया मेरा, ये लिखा है पर्सन में एम्प्लॉय को क्या नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया। ये समझ में आया? चलो फिर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? वेयर दी so far made the amount for which so far provided to or in along with investment loan guarantee security। अब बताओ इसका मतलब क्या समझ में आया? कि प्रपोज टू बी मेड और so far provided मतलब so far provided मतलब जो पहले दे चुके हो, प्रपोज टू बी मेड जो दोनों अगर लिमिट को एक्सीड करते हैं तो हमें क्या पास करना पड़ेगा बेटा? स्पेशल रिजॉल्व, जनरल मीटिंग। भाई पढ़ापन ने लिया, अपन केवल लॉ की लैंग्वेज से फेमिलियर हो रहे हैं, समझा मैंने दिया है, पहले समझाया फिर पढ़ रहे हैं अपन। ये आया समझ में? बोलो। फिर क्या बोला? लोन और is given where a company to its or to or the requirement of shall not apply। this subsection मतलब सबसेक्शन 3, सेक्शन नहीं बोला है दिस, तो कौन सा सबसेक्शन की बात कर रहे हैं? तो सबसेक्शन 3 में क्या पास करने की बोली थी? तो मैंने वही तो बोला था कि होली ओन्ड सब्सिडरी को अगर देंगे या जॉइंट वेंचर को देंगे तो एसआर पास करने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखा नहीं होता है, टेक्निकली लिखा है, मैंने तो सिंपल करके बताया था। इसलिए तो अपन लॉ की लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं कि भैया क्या लिखा है इस भैया ने।
ये आया समझ में? फिर क्या बोला है? कंपनी शैल कहां पर? ये पढ़ लिया अपन ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए। ठीक है, बोलो। चले फिर, हाँ ये पीएफआई वाला पॉइंट है, आ जाओ। क्या लिखा है? लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं देगी अनलेस, बोलो, एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड। मतलब कैसे नहीं करना है? आरबीसी से, विद द, ये इतनी देर से चिल्ला ही रहे हैं अपन, एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई। फिर उन्होंने बोला, बोले यार प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है पीएफआई की। कब नहीं है? अगर जो हमने सो फॉर एज मेट किया और अलोंग विद जो प्रपोज्ड है इट डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट, और कंपनी ने क्या नहीं कर रखा है? डिफॉल्ट भी नहीं। दोनों के बीच में क्या लिखा है बेटा? एंड, और नहीं है। और होता तो कोई एक कंडीशन कंप्लाई करना पड़ती। दोनों के बीच में क्या लिखा है बेटा? एंड। तो ये अपन ने पॉइंट पढ़ा था ना, एंड वाला, ये वाला है ये। लिमिट भी ज्यादा नहीं है, डिफॉल्ट भी नहीं है, तो अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। अब समझ में आया? बोलो। आधा हुआ है अभी तो सेक्शन। चले अब सब सेक्शन 6। सब सेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर कोई कंपनी है, क्या है? कोई जो सेबी के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है, सेबी के पास एज एन इंटरमीडियरी। जो सेकंड ग्रुप पढ़ रहे हैं उन्होंने ये वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा, है ना? क्या कि कौन है बेटा? कोई कंपनी, जैसे एबीसी लिमिटेड है, लेकिन वो कंपनी होने के साथ साथ क्या है? इंटरमीडियरी, और सेबी के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है। बोलो, सेबी के सेक्शन, तो उस पर जो लिमिट है ना वो सेबी वाली लगेगी, फिर कंपनी एक्ट वाली नहीं लगेगी। उस पर जो लिमिट लगेगी ना बेटा, वो कौन सी वाली लगेगी? जो सेबी बताता है ना इंटरमीडियरी वाले रेगुलेशंस में, वो लगेगी। ये वाली लिमिट नहीं लगेगी। ठीक है, चल नेक्स्ट सब सेक्शन कौन सा है? 7। ये 185 के साथ समझाया था मैंने कि अगर अपन लोन देते हैं तो क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो रहेगा वो प्रिवेलिंग यील्ड, वेरी गुड, पढ़ा था ना अपन ने, प्रिवेलिंग यील्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। काय के ऊपर? कितने साल की? 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, इसके प्रिवेलिंग यील्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा 185 में पढ़ा था वर्ड टू वर्ड वो यही है। ठीक है, फिर सब सेक्शन 8, बोलो क्या दिया है? अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं, वो डिपॉजिट वाला सेक्शन है ना 73 से लेकर 76A तक का, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे अपन ने। तो अगर कंपनी ने क्या एक्सेप्ट कर रखे हैं और उनके रीपेमेंट में क्या कर रखा है, तो एलआईजी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, ना लिमिट के अंदर ना लिमिट के बाहर। अगर कंपनी ने क्या कर रखा है? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड, कांट गिव लोन, गिव एनी गारंटी, कांट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी और एनी एक्विजिशन टिल सच, एनी मतलब ना लिमिट के अंदर ना लिमिट के बाहर, 1 रुपए का लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं कर सकते अगर आपने क्या एक्सेप्ट किए थे और उनका आपने क्या नहीं किया है? रीपेमेंट। उनके रीपेमेंट में क्या है? अगर डिफॉल्ट। समझ में आया? चलो बोलो फटाफट से, क्या बोला है? इफ कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट एंड defaulted in its repayment, the company can not give any guarantee, any loan, any security, any acquisition, नहीं होगा जब तक subsisting मतलब कंटिन्यू है। कॉन्सेप्ट वही है।
डिपॉजिट वैसे भी पब्लिक से या उन व्यक्तियों से लिया जाता है जो छोटे छोटे अमाउंट में देते हैं। तेने उनका पैसा ले रखा है जिसका तू रीपेमेंट नहीं कर रहा है, और यहाँ 100 करोड़ 500 करोड़ का लोन बांटने पे लगा हुआ है। नहीं देना, पहले उनका पैसा दे। तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है ना लोन देने के लिए, तो बेटर है पहले डिपॉजिट का क्या कर, रीपेमेंट, नहीं तो नहीं देना। ये आया समझ में? अब इतना सब किया तो क्या एक रजिस्टर नहीं रख सकते हो क्या? अब इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा काम कर लिया, रजिस्टर भी रख लो। कौन सा रजिस्टर? 186 का रजिस्टर, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में और रख लेंगे। क्या रो रही है उसके अंदर तू? ठीक है, बोलो। ये रजिस्टर का अलग से प्रोविजन दिया है, ये रहा मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। देखते हैं उसको अपन, या देख ही लो। कौन से फॉर्म में रजिस्टर रखेंगे? एमबीपी 2 में। कौन से सेक्शन का? तो कंपनी जब भी क्या देगी? लोन, कौन से रजिस्टर में एंट्री करेगी? क्या देगी? गारंटी सिक्योरिटी। कौन से रजिस्टर में एंट्री करेगी? क्या देगी? इन्वेस्टमेंट। कौन से रजिस्टर में एंट्री करेगी? एमबीपी। रजिस्टर में क्रोनोलॉजिकली एंट्री करना है, वो भी कितने दिन में? 7 दिन में। जब लोन दिया था 7 दिन में एंट्री कर दे, गारंटी दी थी 7 दिन में एंट्री कर दे, सिक्योरिटी दी थी 7 दिन में एंट्री कर दे, इन्वेस्टमेंट किया था 7 दिन में एंट्री कर दे। रजिस्टर कहां रखूं? अबे रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना, और कहां रखेगा? हमेशा संभाल के रखूं? हाँ, परमानेंटली प्रिजर्व करना। किसकी सेफ कस्टडी में? बोले अपॉइंट किया ना कंपनी सेक्रेटरी, उसकी सेफ कस्टडी में। नहीं है तो बोले बोर्ड बता देगा, उसके पास रखना संभाल के। एंट्री मैनुअल भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, और एंट्री को ऑथेंटिकेट करेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी। और अगर कंपनी में कौन नहीं है तो बोर्ड जिसे ऑथोराइज करे। ये रजिस्टर आप मैनुअल भी रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी। और जो भी एंट्री हो रही है वो एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमें साइन करने होते हैं उस एंट्री पर, ये प्रूव करने के लिए कि जो लिखा है सब सही है, मतलब हमारी जिम्मेदारी हो गई है। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड जिसे ऑथोराइज करेगा वो साइन करेगा एक एक एंट्री पर। ठीक है, फिर कोई भी मेंबर अगर है कंपनी का, कौन है बेटा कंपनी का, वो मांग रहा है मेरे को रजिस्टर के एक्सट्रैक्ट्स चाहिए। रजिस्टर के क्या चाहिए? और प्रिस्क्राइब फीस देने को तैयार है? बोले हाँ दे देना। बोले फीस कितनी होगी? बोले जैसा आर्टिकल में लिखी है, बट 10 रुपए पर पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे ये तो हर रजिस्टर में ऐसा ही पढ़ते ना अपन, नया थोड़ी बताया मैंने, इसलिए फटाफट से लेके खत्म किया इसको। जो समझने का था वो तो समझ समझ के रुके ना अपन। ये तो हर रजिस्टर के साथ यही एंट्री आती है, 99% यही रहता सब। हो जाएगा? बोलो। तो कहां थे अपन? सब सेक्शन 10 9 हो गया। तो बोल दिया है क्या, ये रजिस्टर कहां रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। और इसका क्या किया जा सकता है? इंस्पेक्शन। और क्या ली जा सकती है? एक्सट्रैक्ट। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अबे जैसे आता है क्या कि कंपनी का क्रेडिटर आया है और वो 186 का रजिस्टर देखना चाहता है और एक्सट्रैक्ट भी चाहिए उसको, तो क्या हम उसे एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करा देंगे? बोलो। तुम सब मेरा नाम खराब करोगे। क्रेडिटर मेंबर होता है क्या यार? सीधे क्वेश्चन नहीं आते। ये मैंने क्यों पीला पीला किया है? मुझे मालूम है पीला कलर पसंद है मुझे, बट मन से थोड़ी। यहां क्या लिखा है? क्रेडिटर मेंबर होता है क्या? मेंबर के अलावा किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे। ऐसा लिखा होता एनी पर्सन, सड़क चलते इंसान को भी दिखा देते। क्या लिखा है ये? इसका मतलब क्या? हाँ, सिर्फ मेंबर, सिर्फ मेंबर। अब आया कि नहीं आया? कल करते हैं आगे। अब आधा हुआ है, बहुत बचा अभी तो, खासकर सब सेक्शन 1 बचा अभी तो। लेयरिंग वाला आधी घंटा तो वही समझाने में लगेगा मुझे, और एक्सेप्शंस बचे सब सेक्शन 11 वाले। ठीक है। हाँ हर्षिता, तेरे सारे डाउट क्लियर हुए कि नहीं बेटा? बोल अब।
मैंने पहले ही बोला था 186 पढ़ाने में 2 घंटे लगेंगे मेरे को, 188 पढ़ाने में भी 2 घंटे लगेंगे कम से कम। क्या वो इसको द्रविशा को शौक लग गया क्या?